नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महाराष्ट्र के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोगों के जख्मी होने का भी दावा है। धमाके के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच धमाके को लेकर सियासी बाजार गर्मा गया है। आसमान को छूती आग की लपटें, काले धुएं के गुबार से ढकता नीला आसमान, चीख और सिसकियों से सहमते मकान, मदद के लिए चीखते 60 से ज्यादा मजदूर। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के डोंबिवली की हैं, जहां दिन का शोर बॉयलर के ब्लास्ट के बाद चीख और सिसकियों में बदल गया। MIDC इलाके में बनी एक केमिकल फैक्ट्री में जिस वक्त मजदूर अपने काम के अगले चरण में आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त एक तेज आवाज गूंजती है, जिसे 2 से 3 किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने भी सुना। धमाका इतना तेज था कि इसकी धमक से कोसों दूर जमीन थर्रा उठी। आसपास की बिल्डिंगों के शीशे चकनाचूर हो गए थे, दुकानों के दरवाजे खनक उठे थे और धुएं से लिपटे आसमान को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि इसमें अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 57 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जैसा वहाँ का जायजा ले रहे, कितने क्रिटिकल है, 1-2 क्रिटिकल लग रहे हैं, बाकी जो भी कुछ ट्रीटमेंट करना है, दवाई उपचार उनका जो भी कुछ सजेशन है, बाकी लोग उनको दवाई उपचार किया जा रहा है। यहाँ पे भी हमारी पूरी एम्बुलेंस की टीम, एम्बुलेंस के डॉक्टर्स और थाना डिस्ट्रिक्ट के जितने एम्बुलेंस है, वो रायगढ़ से तालुके से भी एम्बुलेंस मंगा सके, ताकि कोई भी पेशेंट जो जीवित है, जिनको इंजरी है, उनको बचाया जाए, उनको ट्रीटमेंट किया जाए और उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। और हम लोग ये सब मॉनिटर करें। ब्लास्ट की खबर फैक्ट्री में लगी आग की तरह फैली। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ लोगों को तो फैक्ट्री से मौके पर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोगों तक जब तक टीम पहुंची, वो दम तोड़ चुके थे। अब सिर्फ पूरी फैक्ट्री में चीखें और दर्द से कराहती आवाज गूंज रही थी। ब्लास्ट हुआ, मैं यहीं था, नजदीक में था, तो ब्लास्ट का आवाज आया, मैं बाहर रख के देखा तो धुआं दिखा, तो हम लोग खुद निकले वहां से, भाई ये साइड किधर तो कुछ क्वाल है। फिर थोड़ी देर में क्वाल आना शुरू हो गया, तब तक हम पहुंच गए थे इधर। लेकिन ब्लास्ट का दायरा बहुत बड़ा था, 500 मीटर तक सामान गिरा था, जैसे लोखंड है, गाड़ी का कांच टूटा था। KDMC का 10 गाड़ी है अभी इधर, और ये पानी का टैंकर KDMC ने प्रोवाइड किया है, और बाहर उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, नवी मुंबई, सिडको, ठाणा, यहाँ से भी गाड़ी है। डोंबिवली आग की घटना पर CM एकनाथ शिंदे ने दुख जाहिर किया। CM एकनाथ शिंदे ने घटना की जांच के आदेश दिए, साथ ही घायलों के बेहतर से बेहतर इलाज करवाने का दावा भी किया। उधर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने भी मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ की। हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को, और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार ने। और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आग को काबू में लाने के लिए NDRF, SDRF और TDRF तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है। और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले, इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है। इसकी पूरी जांच भी की जाएगी और इसके ऊपर जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। आसपास के लोगों की माने तो फैक्ट्री में हुए धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। ब्लास्ट के चलते आसपास की 6 से 7 दूसरी फैक्ट्रियों में भी नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री के पास बने घरों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। मैं जहाँ पे था, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। तो मैंने जैसे ही मुझे कुछ ये समझ में आए, वैसे ही मैंने मेरी टीम को अलर्ट किया। मुझे पता चला कि मेरे बेटे के थ्रू कि यहाँ पे MIDC में कोई ब्लास्ट हुआ है,
तो मैंने तुरंत यहाँ के जो डिविजनल वार्डन है उनसे कांटेक्ट किया। 5 से 6 कंपनियाँ ये यहाँ पे जिनका 100% लॉस हो गया है और बाकी की आजू बाजू की कंपनियाँ हैं जिनको इफेक्ट हुआ है। रोड के उस साइड में भी बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जिनका पूरा के पूरा छत जो है वो पूरी की पूरी ढह गई है। 5 किलोमीटर तक का जो ये एरिया में जो भी वाइब्रेशन हुआ है उस अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक का एरियाज में ये वाइब्रेशन हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि ऐसी खतरनाक कंपनियां जो लाल श्रेणी में आती हैं, उन्हें जल्द ही आवासीय इलाकों से दूर किया जाएगा। मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी तैयार की जा रही है। दावा है कि घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने मृतकों के परिजनों को फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उधर आग की लपटों पर अभी पानी के छींटे नहीं पड़ पाए थे। घायलों को मुकम्मल इलाज भी नहीं मिल पाया था। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी कि इधर सियासी रोटियां सिकनी भी शुरू हो गई। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने घटना को लेकर सरकार को घेरा। आज मुंबई और मुंबई से सटे हुए जो MIDCs हैं, जहां पर बहुत संख्या में लोग काम करते हैं, अगर वहां फायर फाइटिंग की व्यवस्था अच्छे से नहीं होगी, वहां पे जांच पड़ताल नहीं होगी, तो ऐसे आग लगते रहेगी, हमारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। ये सरकारें क्यों बनती हैं? सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए अधिकारी ये सुध कब लेंगे कि यह बहुत बड़ी अप्रिय घटना रोकी जा सकती थी अगर समय पर इसकी जांच पड़ताल की जाती। अब जब लोग मर जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, तब सारी बैठकों के करके क्या फायदा होता है? घटना के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे भी ठाणे के लिए रवाना हुए। अधिकारियों और डॉक्टरों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के ठाणे में रसायन फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जो घटना हुई उसमें अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। ब्लास्ट के पीछे की असली वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। छठे चरण के चुनाव से पहले देश के कई शहर क्या IS के निशाने पर थे। अहमदाबाद में गिरफ्तारी IS के 4 आतंकियों ने खुलासा किया है कि वो 38 बार भारत आ चुके हैं और कई शहरों की रेकी भी की थी। इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने सुसाइड बॉम्बिंग का ऑर्डर भी दिया था। पूरा मामला विस्तार से एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत पर हमले की कसम खाने वाले ये IS के 4 आतंकी हैं। भारत के जमीन पर कदम रखने से पहले IS के चारों आतंकियों ने कसम खाई थी कि वो भारत में आत्मघाती हमले करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये चारों आतंकी ATS के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद पूछताछ में इनकी कुंडली खुली तो कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हुए। क्या भारत में 26/11 की तरह हमले की साजिश रची जा रही थी? छठे चरण में 8 राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले क्या कई शहरों में फिदायीन हमले की बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक आतंकियों ने हमले का टारगेट सेट कर लिया था? पूछताछ में आतंकियों ने बताया इनके ग्रुप में 2 नुसरत और नफरान 38 बार भारत आ चुके हैं। दोनों ने भारत में कई शहरों में जाकर रेकी की और टारगेट तय किए। पाकिस्तान में रहने वाला IS आतंकी अबू इनका हैंडलर था। चारों आतंकियों ने अबू को अपना आमिर यानी गुरु मान लिया था और कसम भी खाई थी। अबू ने ही आतंकियों को सुसाइड बॉम्बिंग के आदेश दिए थे। फिदायीन हमले की ट्रेनिंग इसी साल फरवरी में शुरू हुई। पाकिस्तान से अबू ने उन्हें अहमदाबाद में हथियारों को इकट्ठा करने के बाद हमले को अंजाम देने के लिए सटीक जगह और समय बताने वाला था। ये 4 व्यक्तियों मूળ શ્રીલંકાના વતની છે, શ્રીલંકાના રહેવાસી છે અને આતંકવાદી प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेटना
સક્રિય સભ્યો છે અને એ 4 લોકો સંપૂર્ણપણે આઈસિસની જે આઈડિયોલોજી છે એ આઈડિયોલોજીમાં રેડિકલાઇઝ થઈ ગયા છે। जिस तरह से आतंकियों को फिदाइन हमले के लिए तैयार किया गया और कई शहरों पर अटैक के टारगेट दिए गए, उससे शक जताया जा रहा है कि आईएसआईएस ने 26/11 हमले की तरह ही आतंकियों को तैयार किया और उन्हें अजमल कसाब की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसाब को भी हमले से पहले आतंकी मसूद अजहर ने फिदाइन की कसम खिलाई थी। हो सकता है ये जो टेररिस्ट अटैक है वो 26/11 के मुकाबले का टेररिस्ट अटैक हो सकता है। वो टारगेट कहीं भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता था, अहमदाबाद हो सकता था, मुंबई हो सकता था, या ऐसी जगह हो सकता था जहां लोगों का अटेंशन रहो, जहां नेशन का अटेंशन रहो। तो तमाम तरीके के टारगेट हैं, ये फिदाइन थे। ये देखिए सुसाइडल अटैक करने में इनकी महारत हासिल थी। जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने श्रीलंका से फिदाइन तैयार किए, उसके बाद ये आशंका है कि पाकिस्तान ने अब आईएसआईएस की मदद से श्रीलंका में आतंकियों का लॉन्च पैड तैयार कर लिया है। अब तक भारत में घुसपैठ के लिए आतंकी नेपाल या पीओके के रूट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनका आतंकी रूट श्रीलंका हो चुका है। हर बार देखिए पाकिस्तान एक नए रूट का इजाफा करता है। अब हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम आगे आने वाले दिनों में देखें कि हो सकता है म्यांमार के थ्रू, हो सकता है सी रूट के थ्रू, हो सकता है मालदीव से वो लक्षद्वीप आए और लक्षद्वीप से फिर हिंदुस्तान आए, या ऐसी जगह आए अंडमान निकोबार आए और फिर वहां से बाई एयर कलकत्ता या चेन्नई आए। तो तमाम रास्ते जो हैं जहां से भी हिंदुस्तान आया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट मीन्स द्वारा या इनडायरेक्ट मीन्स द्वारा, इन सारे रूट का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता है। इन आतंकियों के मोबाइल फोन से इनक्रिप्टेड चैट भी बरामद की गई। आतंकियों ने कई शहरों की रेकी की और कौन से शहर इनके टारगेट पर थे, जल्द ही इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। तो दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। भारत में भी इसके नए सब वेरिएंट फ्लड की एंट्री हो गई है। हालांकि इन्हें कम संक्रामक कहा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। आज से 4 साल पहले कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया के तमाम देशों में इसने तबाही मचाई। तब से लेकर इसके नए नए वेरिएंट भी सामने आते रहे हैं। एक बार फिर कोरोना का नया सब वेरिएंट देश में एंट्री कर चुका है, जो तेजी से भी फैल रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर से कोरोना का नया वेरिएंट फ्लड भारत में आ चुका है। इसमें से ज्यादा केस वेरिएंट KP.1 और KP.2 के हैं। इन दोनों वेरिएंट को फ्लड का नाम दिया गया है। KP.1 कोरोना के JN.1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। बताती है कि वायरस ज्यादा फैलता तेजी से है मगर घातक नहीं है। सो इट मोर माइल्डर केसेस आ देयर। वो इतने सिवियर केसेस नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। तो हमारे को किसी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पहली बार नहीं है कि नया म्यूटेशन आया और ये आखिरी बार भी नहीं है कि नया म्यूटेशन आया। हमारे को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता कैसे होती है कि किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को औरों से अलग कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका अलग करने का है मास्क पहन लेना। मास्क पहन लेने से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकते हैं। तो पहला जो हम लोगों को करना चाहिए, किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको हमें एजुकेट करना है कि आप मास्क पहन लें। पिछले कुछ समय से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह फ्लड ही है, जिसके चलते वहां पर कोविड की लहर की आशंका बढ़ गई है कि हमें जैसे कोई इन्फेक्शन हो या इससे लक्षण हो, जैसे बुखार है, गला खराब होना है, हेडेक है, जुकाम है और पेट में कोई लूज मोशंस है, हेडेक है, ये सब चीज अगर होती हैं तो उस सिचुएशन में हम अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद जो डॉक्टर की सलाह से हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो हम लें। पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोकना और उसके अंदर अपने आप को अलग कर लेना या मास्क पहन लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
सिंगापुर में कोरोना की नई लहर आ सकती है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 25,900 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और ये मामले हर हफ्ते दोगुने हो रहे हैं। अनुमान है कि KP.1 वर्तमान में अमेरिका में लगभग 7.5% नए कोविड मामलों के लिए जिम्मेदार है। इन्फेक्शन होता है, उसका वेरिएंट म्यूटेशन वेरिएंट आता है, कम्युनिटी में वो फैलता है। कम्युनिटी में फैलने के बाद वो अपनी जो है एक बार फैल गया तो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है लोगों में। जैसी वो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो अपना फैलना बंद हो जाता है, तो अब वो ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी लोगों में आ गई है, तो वो ट्रांसमिशन स्लो डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जब वायरस दोबारा से म्यूटेट करेगा, नया वेरिएंट आएगा और पुरानी इम्यूनिटी से बाहर निकलेगा, तो फिर वो फिर वापस से फैलेगा। तो ये कंटिन्यूअस चीज है जो चलती रहती है। अब डॉक्टर पारेख को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी केस में स्वाति मालीवाल ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट होती रही, वो चिल्लाती रहीं, लेकिन घर में मौजूद होने के बावजूद केजरीवाल उनकी मदद के लिए नहीं आए। स्वाति ने कहा कि विभव ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, बदनाम करने की धमकी भी दी, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सबसे बड़ा पर्दाफाश। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। स्वाति ने बताया दिल्ली सीएम आवास में क्या क्या हुआ। क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया। 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ किस कदर बदसलूकी की गई, कैसे एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कैसे मुख्यमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ड्राइंग रूम के अंदर एक महिला के साथ मारपीट की गई, इस पूरी कहानी को स्वाति मालीवाल ने पहली बार कैमरे के सामने बयां किया। आराम से बैठी हुई थी, इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ, स्वाति ने ऑन कैमरा सब कुछ बताया। स्वाति ने बताया मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे। विभव कुमार ने उनका पैर पकड़कर फर्श पर घसीटा। स्वाति ने बताया कि विभव ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी, रेप और जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन घर में होने के बावजूद केजरीवाल उन्हें बचाने नहीं आए। कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा
और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। स्वाति मालीवाल ने बताया कैसे सीएम आवास में उनके साथ मारपीट हुई, कैसे वो जोर जोर से चीखती रही लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। स्वाति के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में मौजूद थे, उनकी पत्नी और माता पिता भी सीएम हाउस में मौजूद थे, पूरा स्टाफ भी सीएम हाउस में मौजूद था, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। स्वाति के इस बयान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी एक अर्बन नक्सल के एक गैंग है और उनके ही पार्टी में महिला को सुरक्षा आज नहीं है। और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के मुंह को चुप करने का प्रयास हुआ, एविडेंस को साफ करने का प्रयास हुआ और एक एमपी होने के बाद भी उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, ये आम आदमी पार्टी के कल्चर को दर्शाता है। कि एफआईआर थाने के अंदर मौजूद है, मामला अदालत के अंदर है। सरकार को चाहिए कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लग रहे हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है कि ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन कराए। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। ऑन कैमरा स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, केजरीवाल उन सभी आरोपों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसके बाद स्वाति के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हालांकि स्वाति ने भी क्लियर कर दिया है कि कितना भी दबाव डाला जाए, अब वो किसी के दबाव में नहीं आएंगी और न ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।